डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है कि अकाउंटिंग डेफिनेशंस। सबसे पहले है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री वो है जो वो गुड्स जो किसी भी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन के पास पड़ी होती है सेल के रीसेल पर्पज़ के लिए। इसमें दो टाइप्स की हो सकती है एंटिटीज़। एक ट्रेडिंग एंटिटीज़ है और एक मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी वो होती है जो खुद गुड्स प्रोड्यूस करती है और उसको फिर सेल करती है। तो वो गुड्स जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के अगर फर्म के पास पड़े हुए हैं, अवेलेबल फॉर सेल हैं, वो इन्वेंट्री है। और इसके अलावा जो ट्रेडिंग कंसर्न है, ट्रेडिंग कंसर्न किसी और फर्म से परचेज़ करके वो उसको रीसेल करती है। तो ये दोनों जो है ये इन्वेंट्री कहलाती है। इसके अलावा जो दूसरा जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो है अकाउंटिंग पेबल। अकाउंट पेबल जो है वो ये है कि फॉर एग्जांपल किसी भी फर्म ने कोई गुड वगैरह परचेज़ किए या कोई सर्विसेज उनको प्रोवाइड किए गए, तो उसकी जो अमाउंट है सर्विसेज के अगेंस्ट या परचेज़ ऑफ गुड्स के अगेंस्ट जो उन्होंने पे करनी है, अब तक जब तक उन्होंने पे नहीं की होती, वो अमाउंट जो है वो अकाउंट जो है पेएबल यानी लायबिलिटी कहलाई जाती है। इसके अलावा जो है वो कंपाउंड एंट्री है। कंपाउंड एंट्री जो है वो एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जो मोर देन टू अकाउंट्स को अफेक्ट करती है। वो ट्रांजैक्शन जो मोर देन टू अकाउंट्स को अफेक्ट करे उसको कंपाउंड एंट्री कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास है क्रेडिटर। क्रेडिटर वो है जिनको पैसे ऑर्गेनाइजेशन ने देने हैं। और डेप्टर वो है, इसको अकाउंट रिसीवेबल भी कहते हैं। ये वो है जो जिससे ऑर्गेनाइजेशन ने पैसे रिसीव करने हैं। ठीक है। ये क्रेडिटर का जो कॉन्सेप्ट है ये वहाँ पे यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को कोई गुड्स वगैरह सप्लाई हो जाती है, तो उसके अगेंस्ट जो उन्होंने पैसे देने होते हैं, तो इसको फर्म के लिए अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड में जो सप्लायर है उनको एज अ क्रेडिटर मेंशन करते हैं। और इसी तरह डेटर वो है, इसको अकाउंट रिसीवेबल भी कहते हैं। ये वो है, फॉर एग्जांपल कस्टमर्स ने ऑर्गेनाइजेशन से कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह परचेज़ किए लेकिन पेमेंट अब तक नहीं की, तो इसको अकाउंटिंग की रिकॉर्ड में, ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग रिकॉर्ड में अकाउंट रिसीवेबल या डेटर लिखा जाएगा। इसके बाद है एसेट्स। एसेट्स इट इज़ समथिंग अ कंपनी ओन्स विच हैज़ फ्यूचर इकोनॉमिक वैल्यू। यानी वो असासे, वो चीज़ें जो ऑर्गेनाइजेशन के पास पड़ी होती है जिससे फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट करती है कि कोई इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो इनफ्लो करेगा ऑर्गेनाइजेशन में। इसकी एग्जांपल्स ये है लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट और गुडविल। अब लैंड को देखा जाए, उसी लैंड पे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही, प्लांट लगा होगा या उनका एडमिनिस्ट्रेशन का कोई ऑफिस वगैरह होगा, तो ज़ाहिर बात है वहाँ पे काम करके वो जो है कोई बेनिफिट जो है वो डराइव कर रहे हैं उसी लैंड से। इसी तरह बिल्डिंग है, इसी तरह इक्विपमेंट्स है, इक्विपमेंट्स के थ्रू, मशीनरी के थ्रू वो गुड्स वगैरह मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, ये है एसेट्स। इसके बाद है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी वो है, वो अमाउंट, वो जो है वो जो ऑर्गेनाइजेशन ने पे करनी होती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ परचेजेस किए हैं लेकिन उसके अगेंस्ट उन्होंने अमाउंट पे नहीं की, तो जब तक उन्होंने अमाउंट पे नहीं की होती, वो अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड में उसको एज अ लाइबिलिटी शो करते हैं। ठीक है। ये जो लायबिलिटी है ये मनी भी हो सकती है। उन्होंने फॉर एग्जांपल कैश रिसीव किया, वापस देना है, जैसे बैंक से लोन वगैरह लेते हैं। सर्विसेज उनको कोई रेंडर की गई है लेकिन उसकी पेमेंट उन्होंने नहीं की। फॉर एग्जांपल जैसे कोई आउटसोर्सिंग करते हैं या कोई ऐसी सर्विसेज होती हैं जो उनको प्रोवाइड की गई हो, या उसके अलावा प्रोडक्ट्स उन्होंने परचेज़ किए हो लेकिन उसकी अमाउंट जो है वो पे नहीं की गई हो। ये सारी जो है लायबिलिटीज़ के कैटेगरी में आती है। इसके बाद है रेवेन्यूज़। रेवेन्यूज़ वो है जो अमाउंट जो जो एंटिटी या ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट करती है कि वो रिसीव करेगी या रिसीव हो गई है, तो दोनों केसेस में इसको रेवेन्यू कहा जाएगा। बेशक वो रिसीव ना भी हो तब भी जो है उसको रेवेन्यू ही कहा जाएगा। तो इसकी एग्जांपल्स है सेल्स है, परफॉर्मेंस ऑफ सर्विसेज है, रेंट रेवेन्यू, इंटरेस्ट। ऑर्गेनाइजेशन की कोई बिल्डिंग वगैरह उन्होंने रेंट पे दी है तो वो जो रेंट आ रहा है वो रेंटल इनकम जो है वो रेवेन्यू है। इसी तरह जो है सेल्स, कंपनी ने जो प्रोडक्ट्स बनाई हैं उनको सेल कर दी तो उसके अगेंस्ट जो अमाउंट आ रही है या आनी है उसको रेवेन्यू कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास है एक्सपेंसेस।
Expenses they are the amounts that have been paid or will be paid later for cost that have been incurred to earn revenue. Expenses वो अमाउंट है जो कंपनी ने पे करनी है किस चीज़ के लिए. फॉर एग्जांपल सैलरीज एंड वेजेस, जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको सैलरीज या वेजेस उन्होंने देनी है, या जो यूटिलिटीज़ है, इलेक्ट्रिसिटी है, गैस और इसके अलावा जो भी चार्जेस वगैरह हैं यूटिलिटीज़ के, उनकी पेमेंट उन्होंने करनी है या की है, उसको उनको एक्सपेंसेस कहते हैं. इसी तरह सप्लाईज जो उन्होंने यूज़ की हैं या एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग जो उन्होंने की प्रोडक्ट की, ये सारी एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आती है. ठीक है. और ये एक्सपेंसेस किस लिए करते हैं, ये वो एक्सपेंसेस हैं जो रेवेन्यू अर्न करने के लिए इंकर की जाती है. तो उनको उन अमाउंट्स को जो है एक्सपेंसेस कहा जाता है. इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है वो है अकाउंटिंग ओनर्स इक्विटी. ओनर्स इक्विटी, व्हाट इज़ ओनर इक्विटी? इट इज़ व्हाट्स लेफ्ट ऑफ द एसेट्स आफ्टर लायबिलिटीज हैव बीन डिडक्टेड. यानी ऑर्गेनाइजेशन के पास जो टोटल उसके एसेट्स हैं, ठीक है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, फर्नीचर, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक एसेट्स हैं. और इसके अगेंस्ट जो है वो लाइबिलिटीज़ क्या है? लाइबिलिटीज़ हमने डिस्कस किया कि फॉर एग्जांपल वो अकाउंट पेबल है या उसके अलावा उन्होंने कोई बैंक का लोन लिया हुआ है. ये सारी चीज़ें जो है ये लाइबिलिटीज़ के कैटेगरी में आती है. तो ये जो टोटल एसेट से टोटल लाइबिलिटीज़ माइनस करेंगे, जो दो अमाउंट रह जाएगी उसको ओनर्स इक्विटी कहा जाता है. इसको नेट एसेट्स भी कहा जाता है. और इसका मतलब क्या होता है? द ओनर्स क्लेम ऑन द एंटिटीज़ एसेट्स. यानी ओनर्स का एंटिटीज़ के एसेट्स पे कितना क्लेम है, उसको हम मोनेटाइज और अमाउंट में एक्सप्लेन करते हैं. दैट्स इट फॉर टुडे. प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.